हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीपीसीएस ग्लोरी। आज हम इस वीडियो में ज्योग्राफी को स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट होगा, उसके बाद में इंडियन ज्योग्राफी। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी हम स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हम ब्रह्मांड के बारे में पढ़ेंगे इसमें। तो जो टॉलमी ने एक कॉन्सेप्ट दिया था जियोसेंट्रिक का, यानी कि उन्होंने ये कहा था कि पृथ्वी जो है ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा जो सूर्य है और जो बाकी के ग्रह हैं वो सब पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। यानी कि टॉलमी का मत था कि सेंटर में पृथ्वी है, बाकी जितने भी ग्रह हैं और सूर्य हैं वो सब उसकी परिक्रमा कर रहे हैं। इसको जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट बोलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आया था कॉपरनिकस का। उन्होंने उस बात का खंडन किया। उन्होंने कहा कि पृथ्वी केंद्र में नहीं है, केंद्र में सूर्य है, और ये हेलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट था। यानी कि केंद्र में सूर्य है और बाकी के जितने भी ग्रह हैं वो सभी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ये कॉन्सेप्ट कॉपरनिकस ने दिया था, जो कि अभी सर्वमान्य है। नेक्स्ट है बिग बैंग थ्योरी। इसको लेमेटेयर ने प्रतिपादित किया था। और बिग बैंग जो नाम था वो फ्रेड हॉयल ने दिया था। यहाँ पे बिग बैंग होगा, मैंने शायद गलती से बैंड लिख दिया है। तो बिग बैंग जो थ्योरी है वो लेमेटेयर ने दी है, और जो बिग बैंग नाम है वो फ्रेड हॉयल ने दिया था इसको। नेक्स्ट है स्टेडी स्टेट, यानी कि साम्यावस्था। इसका कॉन्सेप्ट थॉमस कोल और हर्बर्ट मांडी ने दिया था। नेक्स्ट है दोलन सिद्धांत, यानी कि पल्सेटिंग यूनिवर्स। इसको एलन संडेज ने दिया था। ओरियन नेबुला, ये जो होता है सबसे शीतल और सबसे चमकीले तारों का समूह होता है, तो उसको हम ओरियन नेबुला कहते हैं। सूर्य की ऊर्जा जो होती है कैसे प्राप्त होगी, तो उसमें ये होता है कि हाइड्रोजन जो होता है वो हीलियम में चेंज हो जाता है, और ये प्रोसेस नाभिकीय संलयन कहलाता है। यहाँ पे एक फिगर के थ्रू मैंने ये बताया है। इसमें मतलब ये बताया है कि सूर्य के पास सबसे पहले कौन सा ग्रह है, और मतलब लाइन से किस तरीके से अरेंजमेंट उसका हुआ है। तो सबसे पहले सन है, तो इसका जो सबसे नज़दीकी ग्रह है वो बुध है। उसके बाद शुक्र है, पृथ्वी, मंगल, और इसी के बीच में मंगल और बृहस्पति के बीच में शुद्ध ग्रह की एक पट्टी गई हुई है। फिर उसके बाद बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये सारे ग्रह इसमें लिखे हुए हैं। अब नेक्स्ट हम देख लेंगे आकार के हिसाब से, यानी कि कौन सबसे बड़ा है, कौन सबसे छोटा। ये तो इसमें लाइन से सेट है यहाँ पे कि सबसे पहले कौन है और सबसे बाद में, लेकिन सबसे बड़ा कौन है, छोटा कौन है, उसको भी देख लेंगे, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछने की संभावना रहती है और पूछा भी गया है। तो जो सबसे बड़ा ग्रह है वो वनस्पति है। उसके बाद शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी। पृथ्वी 5वें नंबर पे आता है आकार में, और अगर सूर्य से नज़दीकी के मामले में देखेंगे तो पृथ्वी तृतीय नंबर पर है। आकार के मामले में 5वें नंबर पर पृथ्वी, उसके बाद है शुक्र, मंगल, और सबसे छोटा ग्रह है बुध। यहाँ पे कुछ हम देखेंगे कि क्या किसी ग्रह की क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहले हम शुक्र के बारे में पढ़ेंगे। शुक्र और अरुण, ये दो ऐसे ग्रह हैं जिनकी दिशा पूर्व से पश्चिम है, यानी कि ये दोनों ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर चक्र लगाते हैं, और बाकी के जितने ग्रह हैं इन दोनों को छोड़ के वो पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाते हैं। बुध और शुक्र ये दोनों ऐसे ग्रह हैं जिन पे वायुमंडल नहीं है, और इन दोनों के उपग्रह भी कोई नहीं है। जैसे हमारे पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है, उसी प्रकार बुध और शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं है, और वहाँ पे वायुमंडल भी नहीं है। शुक्र के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो शुक्र ग्रह जो है इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। इसको सांझ का तारा भी कहते हैं, भोर का तारा भी कहते हैं, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। इसे इतनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है कि वहाँ पे एकदम प्रेशर कुकर वाली फीलिंग बन जाती है। तो इसको वहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा भी गया है कि कौन सा ऐसा ग्रह है जहाँ प्रेशर कुकर के समान की दशाएं हैं, तो वो ग्रह शुक्र है।
और इसी वजह से सबसे गर्म भी है। नेक्स्ट है हमारा ग्रह पृथ्वी, जहाँ पे हम सभी निवास करते हैं। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 झुकी हुई है। इसको नीला ग्रह भी कहते हैं। नीला इसलिए क्योंकि इसमें बहुत बड़े भाग पे महासागर है, इसलिए इसको नीला ग्रह कहते हैं। और इसके जो आकार है वो च्वाइड यानी कि भू आभ आकार में है, यानी कि आप देखेंगे कि बीच से हल्की सी पिचकी हुई सी दिखती है नॉर्थ और साउथ पोल पे, यही इसका आकार है। नेक्स्ट हम ग्रह के बारे में देखेंगे, यानी कि मंगल। मंगल को लाल ग्रह भी कहते हैं। लाल ग्रह इसलिए कहते हैं क्योंकि वहाँ पे आयरन ऑक्साइड की बहुत ज़्यादा अधिकता होती है, इसी वजह से उसको लाल रंग, उसकी वहाँ की मिट्टी जो है वो लाल रंग की हो जाती है। और मंगल ग्रह का जो उपग्रह है वो फोबोस और डीमोस है। और यहाँ पे जो गैस पाई जाती है वो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और आर्गन है। और एक मिशन गया था अपने भारत की तरफ से, मॉम मिशन, जो कि 2013 में गया था। ये आरओ में क्वेश्चन पूछा गया था, जो निरस्त हो गया था पेपर 2023 वाला, 2024 में जो हुआ था 11 फरवरी का, उसमें इस पे क्वेश्चन था मॉम अभियान का। नेक्स्ट हमारा ग्रह है बृहस्पति। बृहस्पति इसके सबसे ज़्यादा उपग्रह होते हैं, लेकिन ये उस समय एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, लेकिन वर्तमान से सबसे ज़्यादा ग्रह शनि के हैं। यहाँ पे वर्तमान में सबसे ज़्यादा ग्रह शनि के हैं, या ये 150 प्लस समथिंग है, एग्जैक्ट मेरे को भी याद नहीं है। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले बृहस्पति के बारे में। बृहस्पति जो ग्रह है इसमें जो गैसें होती हैं वो हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया होती हैं। और बृहस्पति के पास खुद की रेडियो ऊर्जा होती है। और गैमेनीड इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि के बारे में यहाँ पे हम पढ़ेंगे, सबसे ज़्यादा उपग्रह है और इसे गैसों का गोला कहते हैं। और इसके पास गैलेक्सी के समान ग्रह, इसका नाम ये भी कहा जाता है, यानी कि शनि को गैसों का गोला भी कहा जाता है और गैलेक्सी के समान ग्रह इस नाम से भी शनि को जाना जाता है। यहाँ पे हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया ये सभी गैस पाई जाती है। 2023 का जो प्रीलिम्स पेपर था उसमें पूछा गया था कि शनि ग्रह पे किस गैस की मात्रा सबसे ज़्यादा है, तो ऑप्शन में उसमें मीथेन था, बाकी ये ऑप्शन नहीं थे, तो मीथेन वहाँ पे पाई जाती है। और इसका ग्रह टाइटन है, इसका उपग्रह शनि का टाइटन है। नेक्स्ट है हमारा उपग्रह अरुण। इसको लेटा हुआ उपग्रह कहते हैं, इसके अक्षीय झुकाव के कारण, क्योंकि इतना ज़्यादा झुका हुआ है कि ऐसा लगेगा कि लेटा हुआ है। ये ग्रीन कलर का होता है और सूर्य से बहुत ज़्यादा दूरी पे है, इस कारण ये ठंडा होता है। और बृहस्पति, शनि, वरुण और अरुण ये ऐसे ग्रह हैं जिनमें वलय पाया जाता है, यानी कि इनके बाहर एक रिंग जैसा रहता है। नेक्स्ट है वरुण ग्रह। ये येलो कलर का होता है और ये सबसे ज़्यादा ठंडा है, क्योंकि सबसे लास्ट में है ये, सूर्य से सबसे दूर, तो सबसे ज़्यादा ठंडा होगा। और सबसे लंबा वर्ष वाला है, क्योंकि सबसे ज़्यादा दूर है सूर्य से, इसकी दूरी बहुत ज़्यादा है, तो इसको अपना पूरा चक्कर कंप्लीट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए इसका जो साल है बहुत ज़्यादा लंबा होता है। एक प्लूटो भी ग्रह था जिसको 2006 में ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था, और इसका निर्णय लिया गया था प्राग में, जो कि चेक गणराज्य में है। सुपरमून एक वर्ड आता है, तो सुपरमून किसे कहते हैं? सुपरमून उस कंडीशन को कहते हैं जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है, पेरिगी फुल मून। ब्लू मून किसे कहते हैं? ब्लू मून उस कंडीशन को कहते हैं जब 2 पूर्णिमाएं होती हैं और दूसरी पूर्णिमा का चांद ब्लू मून कहलाता है। और इसमें नीले रंग से कोई संबंध नहीं है, ऐसा ना कंसिडर कर लो कि ब्लू मून है तो उस दिन चांद पूरा नीला हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। 2 पूर्णिमाएं होती हैं और जो दूसरी पूर्णिमा वाला चांद होता है उसी को ब्लू मून कहते हैं। एक आता है ब्लड मून। इसमें क्या होता है, लगातार 4 पूर्ण चंद्र ग्रहण होते हैं और इसको टेट्रॉड भी कहते हैं। कृत्रिम उपग्रह देखेंगे, यानी कि आर्टिफिशियल्स जो होते हैं,
उनके बारे में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। इनको क्या होता है कि इनका परिक्रमण काल होता है, परिभ्रमण काल वो 24 घंटे का होता है, और इनको सूर्य की जो समतुल्य ध्रुवीय कक्षा होगी उसी में स्थापित किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप सैटेलाइट को कहीं पे भी एडजस्ट कर दो, इनकी भी एक क्लासेस एक तरीके से होती हैं कि आपको उसी कंडीशन में उसी जगह पे इसको सेट करना है। और जो दूर संचार उपग्रह होते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में होते हैं, और इनको 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही स्थापित किया जाता है। और इनको अगर पृथ्वी को कवर करना है पूरी तरीके से कम 3 उपग्रह यानी 3 सैटेलाइट हमें चाहिए रहते हैं। नेक्स्ट है पुच्छल तारा यानी कि धूमकेतु। और जो पुच्छल तारा होता है इसका जो सबसे शीर्ष भाग होता है, जैसे कि इसको आप देखेंगे ऐसे इस तरीके से होता है कि जिसके छोटे से पीछे पूंछ होती है, तो ये वाला जो पार्ट रहता है इसको कोमा कहते हैं। और ये इस सूर्य से जो दूर होते हैं ठंडे इलाके वहीं पे ये रहते हैं। और जब सूर्य के नज़दीक से निकलेंगे तो गैसों की फुहार की वजह से पीछे पूंछ बन जाती है। जैसे होता है ना कि सन है यहाँ पे, और ये सन जैसे यहाँ पे बता रही हूँ, ये सन है और ये वैसे दूर किसी ठंडे इलाके में रह रहे हैं, और कभी कभी चलते चलते सूर्य के पास है और सूर्य के पास खूब ज़्यादा गर्मी है, खूब ज़्यादा तापमान है, तो इसके पास जब गुजरते तो एकदम से आग सा स्पार्क होता है। तो स्पार्क जब होगा तो इसके पीछे साइड में चला जाता है, तो इसके पीछे से लगेगा कि पूंछ निकली हुई है, तो चमकती सी दिखाई देती है। ये इसमें होता है कि जब इस सूर्य के नज़दीक जाते हैं तो गैसों की फुहार की वजह से इसकी पूंछ बनती है जो कि पक्ष भाग में रहती है। क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉइड्स, इसमें क्या होता है मंगल, बृहस्पति, इन 2 ग्रह के मध्य में ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पृथ्वी की गतियाँ। तो हमारी जो पृथ्वी है वो 2 तरह की गति करती है। पहली होती है घूर्णन यानी कि रोटेशन, जो 24 घंटे का होता है। यानी कि अब हमको देना कि पृथ्वी अपने अक्ष पे घूम रही है तो दिन रात हो रहा है, तो वो रोटेट अपनी अक्ष पे कर रही है ना, तो डे नाइट इस सर्किल से पता चलता है। और ये इसकी दैनिक गति है जो कि 24 घंटे की होती है। एक होता है परिभ्रमण यानी कि रिवॉल्यूशन, जो कि उसकी वार्षिक गति होती है, जिससे कि मौसम पता लगता है, सर्दी गर्मी जाड़ा बरसात जो भी रहता है उसका कारण होता है रिवॉल्यूशन। ध्यान से देखिएगा, रोटेशन होता है दिन रात के लिए, रिवॉल्यूशन होता है सर्दी गर्मी के मौसम के लिए। उसमें क्या होता है, सबसे जो पहला घूर्णन होता है उसमें पृथ्वी अपने अक्ष के परितः घूमती है तो सन दिन रात रहता है। और जब वो एक उसकी गति होती है जो सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करती है, उससे सर्दी गर्मी वाला मौसम बनता है जो कि मौसम का निर्धारण करता है। पृथ्वी की कुछ विशेषताएं हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, यानी कि पश्चिम दिशा से पूर्व की ओर घूमेगी, और पृथ्वी का घूर्णन ही ये इसका परिभ्रमण कहलाता है। जो एक नक्षत्र दिवस होता है वो 23 घंटे और 56 मिनट का होता है, और जो सौर दिवस होता है वो 24 घंटे का होता है। यहाँ पे डायग्राम के हिसाब से मैंने यहाँ पे समझाने का अपने तरीके से प्रयास किया है कि एक होता है ना सन है, जब उसकी सबसे निकटतम दूरी है, जब अर्थ जो और सन एक बहुत नज़दीकी अवस्था में है, उसको बोलते हैं उपसौर यानी कि पेरिहेलियन। उपसौर कब होता है, 3 जनवरी को। ये तारीखें बिल्कुल ध्यान रखना क्योंकि पूछी जाती हैं कि कब उपसौर होता है कब अपसौर होता है। उपसौर जनवरी में होता है यानी कि 3 जनवरी को। उपसौर का मतलब है कि पृथ्वी और सूर्य बहुत नज़दीक है। अधिकतम दूरी तब होती है अर्थ और सन के बीच में, उसको अपसौर बोलते हैं यानी कि एपिहेलियन। और ये होता है 4 जुलाई को, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में अधिकतम दूरी होती है, और ये 4 जुलाई को होता है। फिर यहाँ पे हम देखेंगे ये बीच में सन है और ये अर्थ उसके चारों तरफ रोटेट कर रही है, यहाँ पे दिख रहे होंगे। और ये नॉर्थ और साउथ पोल करके यहाँ पे दिखाया है। यहाँ पे ये ऊपर नॉर्थ है नीचे साउथ है, यहाँ पे नॉर्थ है यहाँ पे साउथ है, नॉर्थ है साउथ है,
नॉर्थ है और ये साउथ है। अब यहाँ पे हम देखेंगे को नेक्स्ट कि जब दक्षिणी अयनांत होता है यानी कि शीतकाल 22 दिसंबर, इसमें क्या होता है कि जो दक्षिणी गोलार्ध है यानी कि जीरो इक्वेटर के नीचे वाला पोर्शन, वहाँ पे दिन की अवधि लंबी हो जाती है। जैसे कि 22 दिसंबर लिखा है, फिर उसके बाद आता है 25 दिसंबर। 25 दिसंबर को हम लोग कहते हैं बड़ा दिन, क्रिसमस डे को बोलते हैं बड़ा दिन। बड़ा दिन क्यों बोलते हैं कि उस समय जो दक्षिणी गोलार्ध है वहाँ, जैसे कि जहाँ पे नीचे ऑस्ट्रेलिया हो गया, वहाँ पे क्या होता है ना, दक्षिणी गोलार्ध में उस समय पे गर्मियाँ होती हैं। जब दिसंबर में हमारे यहाँ पे ठंडक होती है, वही दक्षिणी भाग में, दक्षिणी गोलार्ध में उस समय गर्मी होती है, और गर्मी होने की वजह से वहाँ पे वो बड़ा दिन होता है। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया क्रिसमस हमेशा गर्मियों में सेलिब्रेट करता है। और यही इसीलिए लिखा है कि दक्षिणी गोलार्ध में दिन की अवधि लंबी हो जाती है और दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है दिसंबर में। देख रहे हैं, दिसंबर में हमारे यहाँ ठंडक है लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी है। नेक्स्ट है, इधर यहाँ पे लिखा हुआ है उत्तर अयनांत, जो कि 21 जून को है। 21 जून हमारे यहाँ पे क्या होती है, गर्मी। तो यहाँ पे लिखा है उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, हमारे यहाँ का सबसे बड़ा दिन क्या है, 21 जून। और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु, जब हमारे यहाँ जून में गर्मी पड़ती है तब ऑस्ट्रेलिया में खूब ठंडी होती है। तो ये चीज़ यहीं पे इसलिए बताई गई है। और ये कब होता है, 21 जून को होता है। एक क्वेश्चन रहता है वसंत विषुव, जो कि मिड में रहेगा, ये 21 मार्च को होता है और उस समय दिन और रात बराबर हो जाते हैं। हमारे यहाँ पे एक बसंत ऋतु होती है सितंबर में दक्षिणी गोलार्ध पे, और वहाँ पे क्या होता है, वो होती है 23 दिसंबर को। हमारे यहाँ पे 21 मार्च को है और दक्षिणी गोलार्ध में 23 सितंबर को होती है, यानी कि वहाँ पे भी दिन और रात बराबर हो जाते हैं और उसको भी वसंत ऋतु कहा जाता है। और यह 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है, जो सूर्य होता है विषुवत रेखा पर चमकता है। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे ज्वार भाटा के बारे में। ज्वार भाटा का जो कारण होता है, ये होता है जो सूर्य और चंद्रमा की जो आकर्षण की शक्ति होती है, उसी के कारण की वजह से ज्वार भाटा आता है। और इसमें चंद्रमा की जो आकर्षण शक्ति है उसका प्रभाव दोगुना होता है। और कहते हैं कि दीर्घ ज्वार कब होगा, लघु ज्वार कब होगा, तो जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में आ जाए तब होता है दीर्घ ज्वार। ये कब होता है, पूर्णमासी अमावस्या को। और जब तीनों सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी ये एक समकोण पर आ जाए, यानी कि ऐसे ट्रायंगल करके बन जाए, तब होता है लघु ज्वार। और ये कब होता है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में होता है। नेक्स्ट है सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण कब होता है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए। अब यहाँ पे सन है, यहाँ पे अर्थ है, बीच में चंद्रमा आ गया तो क्या हो गया, इसकी छाया होता है ना कि इस पे नहीं पड़ पा रही है, तो सूर्य पे ग्रहण कहा जाता है। और चंद्र ग्रहण क्या होता है कि सूर्य चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, ये होता है पूर्णिमा पे, यानी कि सूर्य ग्रहण अमावस्या पे होता है, चंद्र ग्रहण पूर्णिमा पे होता है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में। तो ये होता है कि अगर आप अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पे हैं तो जहाँ से डिसाइड हुई, अगर आप लेफ़्ट साइड में जाएंगे तो आप एक दिन जोड़ सकते हैं, और अगर राइट साइड में जाएंगे तो एक दिन घटा सकते हैं। जैसे कि विषुवत रेखा ऐसे गई हुई है, अगर आप इधर साइड आ रहे हैं तो आप अपना एक दिन का ऐड कर लीजिए, इधर साइड जा रहे हैं तो एक दिन माइनस कर लीजिए। और इसमें क्या होता है, अगर आप पश्चिम में यात्रा करेंगे तो एक दिन जुड़ेगा, पूर्व में यात्रा करने पर एक दिन घट जाएगा। यहाँ पे है पृथ्वी का भूर्काव्य इतिहास। तो इसकी सबसे पहले जो व्याख्या की गई थी वो कास्तो द बफन के द्वारा की गई थी। एरा सबसे पहले आएगा, उसके बाद एपोश, उसके बाद पीरियड, यानी कि महाकल्प, युग और शक, इसका विभाजन होता है। सबसे पहले आद्य महाकल्प यानी कि प्री पैलेसोइक के बारे में हम पढ़ेंगे। इसका पार्टीशन 2 पार्ट में रहेगा, आर्कियन और प्री कैम्ब्रियन।
आर्कियन जो युग था उसमें था कि जीवाश्म नहीं थे और जो चट्टानें थी वो ग्रेनाइट्स और नीस की थी। उसके बाद आता है प्री कैम्ब्रियन। उसमें होता है कि रीढ़ विहीन जो जीव थे वो समुद्र में तो आ गए थे लेकिन स्थल पर नहीं आए थे, और प्री कैम्ब्रियन काल में ही अरावली का निर्माण होता है और धारवाड़ की चट्टानें बनती हैं। उसके बाद आता है पैलियोज़ोइक एरा। इसको प्रारंभिक युग कहते हैं। इसका पार्टीशन कैम्ब्रियन, सिल्यूरियन और कार्बोनीफेरस में होगा। कैम्ब्रियन काल में क्या होता है कि जो हमारे यहाँ विंध्याचल पर्वत है वो बनता है, वनस्पति और जीव का उद्भव हो गया था और शैवाल भी पाए जाने लगे थे। सिल्यूरियन काल में रीढ़ वाले जीव समुद्र में आ गए थे जैसे कि मछली। और कार्बोनीफेरस में होता है कि जो रेंगने वाले यानी कि रेप्टाइल्स थे वो आ गए थे, और गोंडवाना की चट्टान इसी समय में आई थी और कोयला के युग का प्रारंभ हुआ था। ये सब कार्बोनीफेरस में होता है। नेक्स्ट होता है मेसोजोइक। इसको द्वितीयक युग कहते हैं। इसको जुरासिक और क्रिटेशियस में डिवाइड किया जाता है। जुरासिक काल में डायनासोर आते हैं और क्रिटेशियस काल में रॉकी पर्वत, एंडीज पर्वत, दक्कन ट्रैप और काली मिट्टी का उद्भव होता है। नेक्स्ट रहेगा सिनोजोइक। इसको तृतीयक युग कहते हैं और इसी समय पे आल्प्स पर्वत, हिमालय, रॉकी पर्वत और एंडीज की पूर्ण रूप से उत्पत्ति हो जाती है। ओलिगोसीन काल में वृहत हिमालय बनता है। मायोसीन काल में मध्य और लघु हिमालय बनता है। प्लायोसीन काल में शिवालिक का निर्माण होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे इन तीनों से, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन में, तो इसको ध्यान से देखिएगा। ओलिगोसीन में वृहत हिमालय जो सबसे बड़ी वाली श्रृंखला है, मायोसीन में लघु हिमालय और सबसे लास्ट वाली शिवालिक प्लायोसीन में निर्मित होती है। नेक्स्ट आता है नियोजोइक और इसको चतुर्थ युग कहते हैं। इसमें सबसे पहले प्लेस्टोसीन, इसको महान हिम युग कहते हैं कि एकदम सब बर्फ से ढका हुआ था, और मानव तथा जो स्तनपायी जीव हैं उनका वर्तमान स्वरूप इसी काल से प्रारंभ होता है। उस सबसे लास्ट में आएगा होलोसीन यानी कि अभिनव काल, और इसका जो कालक्रम है वो 1300 से लेके 1870 तक है। ये काल पूछा हुआ क्वेश्चन था इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है इसका। और इस काल में क्या होता है, तापमान की वृद्धि होगी क्योंकि इससे पहले तो हिमयुग था। अब तापमान बढ़ेगा तो बर्फ़ तो पिघलेगी, जब बर्फ़ पिघलेगी तो हिमयुग समाप्त हो जाता है, और हिमयुग समाप्त हो गया तो कृषि कार्य के लिए भूमि उत्पन्न हो जाएगी। इसीलिए यहीं से कृषि कार्य और पशुपालन का प्रारंभ हो जाता है। यहाँ पे दो डेटिंग के बारे में लिखा है कि यूरेनियम डेटिंग किस लिए करते हैं, तो यूरेनियम डेटिंग करते हैं जब हम पृथ्वी की और किसी चट्टान की अगर हमें आयु निर्धारण करना है तो उसके लिए यूरेनियम डेटिंग होता है। कार्बन डेटिंग होता है जब कोई जीव या कोई कार्बनिक पदार्थ है उसकी आयु को पता करना है, तब उसमें कार्बन डेटिंग का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो पृथ्वी का निर्माण होता है उसके में कौन कौन से तत्व का रोल है। तो सबसे ज़्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद आएगा सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम। ये मैंने क्रोनोलॉजी से ही लिखा हुआ है कि सबसे ज़्यादा कौन है, उसके बाद कौन आएगा और सबसे लास्ट में कौन आएगा। तो इसी तरीके से ऑप्शन में भी पूछता है कि सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व है। मान लो ऑक्सीजन नहीं दिया हुआ तो सिलिकॉन होगा, सिलिकॉन और ऑक्सीजन दोनों दिया होगा तो ऑक्सीजन चूज़ करना होगा। ये इसमें बताया है कि कौन कौन से तत्व हैं। तो ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम। यहाँ पे एक आंतरिक संरचना का चित्र छोटा सा बनाया है मैंने। जो सबसे ऊपर का पार्ट होता है यानी कि जो हमारी भूपर्पटी है, जो हम देखते हैं ज़मीन यहाँ पे, ये होती है क्रस्ट। इसमें दो तत्व होते हैं, इसको सियोल करके भी बोलते हैं। इसमें एल्यूमिनियम भी रहता है। नेक्स्ट होती है जो बीच की भाग होता है मेंटल, इसको सीमा करके बोलते हैं क्योंकि इसमें मैग्नीशियम भी होता है। सबसे लास्ट में आता है कोर, इसको निफे करके बोलते हैं। इसमें फेरस और निया भी रहता है।
नेक्स्ट है यहाँ पे चट्टानों के बारे में। मेरी आवाज़ थोड़ी अभी सही नहीं है क्योंकि मेरा गला बहुत ही ज़्यादा बैठा हुआ है और मुझे बहुत ज़्यादा कोल्ड हो रखा था, तो मैं बहुत सही से नहीं बोल पा रही हूँ, लेकिन मैं ट्राई कर रही हूँ जितना पॉसिबल हो सके सही से बोलने के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे चट्टान के बारे में। तो चट्टानें 3 तरीके की होती हैं। सबसे पहली आग्नेय, उसके बाद अवसादी और सबसे लास्ट में आती है रूपांतरित। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आग्नेय के बारे में। इग्निशियस भी बोलते हैं इसको इंग्लिश में। ये होती है रवेदार, यानी कि जो आग्नेय चट्टान है वो रवेदार होती है और इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। सॉरी। इसमें किसी भी तरह की परतें भी नहीं होती हैं और जो लावा मैग्मा निकलता है उसी से इसका निर्माण होता है। जो हमारी अर्थ जो क्रस्ट है, हमारी भूपर्पटी, इसका 90% हिस्सा आग्नेय चट्टान का ही बना हुआ है और ये क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दोनों तरीके से होती है। और इसमें जो रूपांतरण होता है आग्नेय चट्टान का, उसमें ग्रेनाइट नीस में कन्वर्ट होती है, ग्रैब्रो सर्पेंटाइल में, बेसाल्ट सिस्ट और एम्फिपोलाइट में होता है। नेक्स्ट चट्टान है अवसादी। इसको तलछटी और परतदार भी कहते हैं। जैसे अवसाद बोलते हैं ना, किसी कोई चीज़ जम जाए किसी मूल अवस्था से आके, तो इसीलिए इसको बोलते हैं कि अवसाद और तलछट, क्योंकि ये कुल मिला के जो आग्नेय जो प्राथमिक है उसी से ही इनका जन्म होता है। तो ये अपर्दन और निक्षेपण से बनते हैं। जैसे हवा चल रही है तो धूल पार कर जाके उड़ के किसी एक जगह पे इकट्ठा होके जम रहे हैं, तो उसी से होता है ये कि अपर्दन और निक्षेपण से इन चट्टानों का निर्माण होता है। इनमें परतें पाई जाती हैं और इसमें जीवाश्म भी पाए जाते हैं। इनका जो रूपांतरण है होता है शैल का स्लेट में, बालुका पत्थर का क्वार्ट्जाइट में, चूना पत्थर का संगमरमर में और कॉन्ग्लोमेरेट का नीस में होता है। नेक्स्ट है रूपांतरित चट्टान, या इसको कायांतरित भी बोलते हैं। ये रूपांतरण जो होता है ये कुल मिला के अवसाद और आग्नेय से ही मिलके ये तीसरी वाली बनती है जाके। ताप और दाब के कारण आग्नेय अवसादी इसके संगठन से निर्मित होती है और ये कठोर और इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। इसमें स्लेट फाइलाइट में बदलती है, गैब्रो सर्पेंटाइल में बदलता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है भूकंप। जब भूकंप आता है सबसे पहले रेडॉन गैस निकलती है, यानी कि अगर रेडॉन गैस में वृद्धि हो रही है तो इससे ये हमें संकेत मिल जाता है कि भूकंप आने वाला है। और जब भूकंप जहाँ से उत्पन्न होता है, जैसे कोई पॉइंट है यहाँ से भूकंप उत्पन्न हो रहा है, तो ये हो गया फोकस, और फिर ये जाके कहीं पे तो एकदम ऐसे होती हैं, तो ये जो होता है इसका एपिसेंटर होता है, यानी कि यहाँ पे हम इसको फील करते हैं। निकलेगी ये यहाँ से, लेकिन फीलिंग इसकी यहाँ पे आती है। तो जहाँ से तरंग उत्पन्न हुई उसको फोकस, और जहाँ पे अनुभव किया उसको एपिसेंटर कहते हैं। और होता है रिएक्टर स्केल। ये भूकंप की मैग्नीट्यूड जो होता है उसका परिमाण मापने के लिए होता है, और मर्करी स्केल भी होता है भूकंप की तीव्रता मापने के लिए। नेक्स्ट है प्राइमरी वेव, यानी कि ये क्या होती हैं, हॉरिजॉन्टल होती हैं, और ये लॉन्गिट्यूडनल यानी कि अनुदैर्घ्य प्रवृत्ति की होती हैं। और जो ध्वनि तरंगें इसमें हैं वो तरल और ठोस माध्यम में चलती हैं। नेक्स्ट है सेकेंडरी वेव्स, जो कि वर्टिकल रहती हैं। इनको ट्रांसवर्स वेव यानी अनुप्रस्थ तरंगें भी कहते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ ठोस माध्यम में चलती हैं। तीसरी होती हैं सरफेस की यानी धरातलीय, इनको भी तरंग कहते हैं, एल तरंग, और ये सबसे लंबा मार्ग करती हैं और सबसे विनाशकारी भी यही होती हैं। भारत, ये इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे इसका मेन पॉइंट कि भारत में कितने जोन हैं, तो भारत में 4 सिस्मिक जोन हैं। तो जो सबसे 4th वाला यानी लास्ट में है, ये सबसे ज़्यादा भूकंप यहीं पे फील होते हैं। जैसे नॉर्थ ईस्ट का पार्ट हो गया, जम्मू, हिमाचल, उत्तराखंड का पार्ट, और कच्छ का कुछ पार्ट हो गया। अभी जब मैं इंडियन ज्योग्राफी कराऊंगी तो इसको मैप के थ्रू भी उसमें दिखाऊंगी। ऐसे बस अभी आप यहाँ पे यही समझ सकते हैं कि मोटा मोटा कि कहाँ पे कौन सा है बस, लेकिन जब इंडियन ज्योग्राफी बताऊंगी तो उसमें मैप के थ्रू उसको मैं बता दूंगी कि कौन से एरिया में ज़्यादा रहता है।
जो 4th जोन है उसमें जम्मू के कुछ हिस्से रहते हैं, दिल्ली, सिक्किम और नोएडा के हिस्से रहते हैं। जोन 3rd में जैसे नीचे हिसाब आ जाएंगे हम, केरल, गोवा और ये बंगाल, यूपी के कुछ हिस्से जो रहते हैं। और जो जोन 2nd रहता है इसमें सिर्फ देश का 40% हिस्सा आता है और यहाँ पे ऐसा कुछ भी खास अनुभव नहीं होता है। यानी जो सबसे डेंजरस जोन है वो 5th है। 5th और 4th में बहुत ज़्यादा भूकंप आता है। यहाँ पे है पर्वतों का वर्गीकरण, क्योंकि क्वेश्चन कभी कोई पूछ लेता है ना कि कौन सा पर्वत इसमें वलित पर्वत है, कौन सा ब्लॉक पर्वत है। तो जो वलित पर्वत है यानी कि फोल्डेड माउंटेन, उसमें एंडीज, रॉकी, हिमालय, आल्प्स, यूराल और एटलस को शामिल किया गया है। जो ब्लॉक पर्वत है वो सियरा नेवादा और वसाज रेंज है। गुंबद के आकार के कौन से हैं, जैसे कि एक गुंबद बना हुआ है तो फ्यूजियामा और कोटोपैक्सी, दोनों ज्वालामुखी हुई है। अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण में देखा जाएगा तो विंध्याचल, अरावली, सतपुड़ा, महादेव और पारसनाथ है। यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है ये झील के बारे में, क्योंकि झील से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये हम झीलें जो पढ़ेंगे वो विश्व की झीलें हैं। सबसे पहली झील है कैस्पियन, जो कि सबसे बड़ी है विश्व में। और कैस्पियन झील जो है रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और अज़रबैजान के तट से जुड़ी हुई है। यानी कि ये 5 देश ऐसे हैं जो कैस्पियन झील से अपनी सीमा साझा करते हैं। इनको याद करने का कोड रहता है तारिक करके, यानी टी से तुर्कमेनिस्तान, ए से अज़रबैजान, आर से रशिया, आई से ईरान और के से कजाकिस्तान। नेक्स्ट है बैकाल झील, जो कि विश्व की सबसे गहरी झील है, सबसे पुरानी झील भी है और सबसे ज़्यादा पवित्र झील भी बैकाल को ही मानते हैं। 2 झीलें और हैं, ओनेगा और लडोगा। ये यानी बैकाल, ओनेगा और लडोगा, ये तीनों झीलें रूस में हैं। नेक्स्ट है टिटिकाका झील, जो कि नौगम्य के लिए सबसे ऊंची, सबसे फेमस झील है। ये 2 देशों की सीमाओं पे है, पेरू और बोलीविया। पोपो झील बोलीविया में है। अरल सागर उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान से अपनी सीमा साझा करता है। चाड झील 4 देशों में है, चाड, कैमरून, नाइजीरिया और नाइजर। विक्टोरिया झील, जो कि अफ्रीका की सबसे लार्जेस्ट झील है, ये 3 देशों में है, युगांडा, तंजानिया और केनिया। और 0 डिग्री यह इस झील से पास भी होता है। नेक्स्ट मलावी और न्यासा झील, यानी मलावी न्यासा एक ही है, ये 3 देशों में है, मोजाम्बिक, मलावी और तंजानिया। वान झील टर्की में है। टांगनिका झील 4 देशों में है, जायरे, जाम्बिया, तंजानिया और बुरुंडी। थिसोसिक्रो झील तिब्बत में है। अबाया, ताना और असल, ये तीनों झीलें इथियोपिया की हैं। तुर्काना झील केन्या में है। करीबा झील जाम्बिया और जिम्बाब्वे नदी में है, जाम्बेजी नदी में है। और ये 2 देशों यानी कि जाम्बिया और जिम्बाब्वे से अपनी सीमा साझा करता है। यहाँ पे कनाडा की कुछ लेक्स हैं, इनको मैंने नॉर्थ टू साउथ इसमें लिखा हुआ है। सबसे ऊपर आएगी ग्रेट बिटर, उसके बाद लामार्ट्री, ग्रेट स्लेव, अथाबास्का, रैंडियर और विनिपेग। ये नॉर्थ टू साउथ क्रम में अगर मान लो पूछ लिया जाए हमसे तो हमें ये लर्न भी हो और हमें ये भी पता हो कि ये सारी कनाडा में है। उसके बाद जो ग्रेट रिवर्स लेक वाला है तो इसको यहाँ पे है सबसे पहले सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन और इरी, सबसे लास्ट में ओंटारियो। जो मिशिगन झील है ये पूरी तरीके से यूएसए में है, बाकी की सारी झीलें यूएसए और कनाडा में अपनी सीमा साझा करती हैं। कभी कभी पूछ लेता है कि इन झीलों के तट पे कौन कौन से शहर हैं, तो सुपीरियर झील के तट पे 2 शहर हैं, डुलुथ और थंडर बे। गैरी जो एक शहर है, गैरी और शिकागो, ये मिशिगन झील पे है। इरी के तट पे डेट्रॉइट है और ओंटारियो के तट पे हैमिल्टन है।
अब क्वेश्चन बनता है कि सबसे गहराई में कौन सा क्रम आएगा। तो सबसे गहरी झील है बैकाल, सेकंड नंबर पे है टांगनिका, थर्ड नंबर पे कैस्पियन। और अगर हम क्षेत्रफल के हिसाब से पूछें कि सबसे बड़ी झील कौन सी है क्षेत्रफल के हिसाब से, तो कैस्पियन, और ये सॉल्ट वाटर की है। लेकिन अगर पूछ ले कि विश्व की सबसे बड़ी झील मीठे पानी की कौन सी है, तो वो सुपीरियर होगी, ये फ्रेश वाटर की है। थर्ड नंबर पे आएगी विक्टोरिया, ह्यूरॉन और मिशिगन। और उर्मिया झील ईरान में है, वोल्टा झील घाना में, नासिर झील मिस्र में, टॉरस झील ऑस्ट्रेलिया में, और एक आयरे झील भी है ऑस्ट्रेलिया में, एंडोबो एडवर्ब, ये दो झीलें ज़ायरे में है। किवू झील रवांडा और ज़ायरे में है। अथाबास्का झील यूरेनियम सिटी में है। ये उसके बाद ये यहाँ पे तट पे लिखा है कि वहाँ पे क्या ऐसा है, तो अथबास्का झील पे यूरेनियम सिटी है, ग्रेट बिटर झील पे पोर्ट रेडियम सिटी है, ग्रेट सिलर पे येलो नाइफ सिटी है, और ग्रेट सॉल्ट लेक जो है वो यूएसए में है। यहाँ पे हम विश्व के जलप्रपात के बारे में पढ़ेंगे। तो एंजल जलप्रपात वेनेजुएला में है, गैवर्न जलप्रपात फ्रांस में है, सुंदरलैंड न्यूजीलैंड में है, राइन और रिचनबर्ग ये स्विट्ज़रलैंड का जलप्रपात है, येसोमाइट रिबन कैलिफोर्निया में है यानी यूएसए में, विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बिया और जिम्बाब्वे देश की सीमा पर है, नियाग्रा जलप्रपात जो कि लॉरेंस नदी से जुड़ा हुआ है, ये यूएसए और कनाडा के तट पे है, और टुगेला जलप्रपात साउथ अफ्रीका का है। नेक्स्ट है पोर्ट्स के बारे में कि कौन सा बंदरगाह कौन से देश में है। तो बनियास बंदरगाह सीरिया में है, इलात बंदरगाह इज़राइल में है, अकाबा बंदरगाह जॉर्डन में है, ग्वादर बलूचिस्तान यानी कि पाकिस्तान में है, इगारगा रूस में है, और रूस में ही मुमुक्स भी एक पोर्ट है वो भी है, अलेक्जेंड्रिया पोर्ट इजिप्ट में है, जेद्दा पोर्ट अरब में है, और एक चाबहार पोर्ट है वो ईरान में है, जेद्दा अरब में, मसाबा इरिट्रिया में, लागोस नाइजीरिया का पोर्ट है, पोर्ट नल्लोद साउथ अफ्रीका का है और इसको पोर्ट डायमंड भी कहते हैं, सेंटोस ब्राज़ील का पोर्ट है और इसको कहवा पत्तन कहते हैं। नेक्स्ट कि कौन सा ज्वालामुखी कौन से देश में है, तो फिलीपींस में जो ज्वालामुखी है, फिलीपींस में सबसे पहले मेयाना, ताल, एपो और पोनाटेबो, ये चारों ज्वालामुखी फिलीपींस के हैं। जो हवाई द्वीप है यूएसए का, ये एक तो राज्य है, तो वहाँ पे दो ज्वालामुखी हैं, किलायू और मोनालोवा। तंजानिया में किलिमंजारो है और ये अफ्रीका का सबसे ऊंची चोटी है। यूएसए में रेनियर और शास्ता ज्वालामुखी है, जापान में असामा और फ्यूजियामा है, मलेशिया में किनाबालू है, आइसलैंड में हेक्ला लॉकी, इजाफ और ज़ाला जोकुल है, मैक्सिको में पोपो कैपिटल और पेरिकुटीन और कोलिमा, ये तीनों ज्वालामुखी हैं। अलास्का में कटमई ज्वालामुखी है, इक्वाडोर में कोटोपैक्सी और चिम्बरेज़ो ज्वालामुखी है, पेरू में उबिनास सबनकाया है, अर्जेंटीना और चिली की सीमा पे ओजस डेल सालाडो और एकांका गुआ है, म्यांमार में पोपा है, मैक्सिको में देखिएगा पोपो करके पोपो कैपिटल है और म्यांमार में पोपा है, यानी म्यांमार में पोपा, मैक्सिको में पोपो, ईरान में देवबंद और कोह सुल्तान ज्वालामुखी हैं, इंडोनेशिया में क्राकाटाओ, सिनाबांग, रंग, मेरापी हैं, अंडमान निकोबार यानी कि भारत में सैडल पीक और नारकोंडम है, रॉस आइलैंड पे इरेबस ज्वालामुखी है, इटली में विसुवियस ज्वालामुखी है, एटना ज्वालामुखी सिसिली द्वीप पे है जो कि इटली का ही है, और स्ट्राम्बोली भी ज्वालामुखी है,
और अंटार्कटिका में भी एक ज्वालामुखी है, माउंट एवरेस्ट पे। यहाँ पे हम विश्व की जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले न्यूजीलैंड की जनजाति, तो न्यूजीलैंड में माओरी जनजाति है। अमेरिका में हैदा और अपाचे जनजाति है। मलेशिया में सेमांग इकाई। दक्षिण अफ्रीका में जुलू इंकांथा। ग्वाटेमाला में मायाज। श्रीलंका में बेद्दा। नाइजीरिया और टोगो में योरूब। बुर्किना फासो में सोमोलो। कनाडा में इनुइट और एस्किमो जनजाति है। रूस में कोरयाक और चुकची। स्वीडन में लैप्स। साइबेरिया में युकागीर और याकूत। बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल है, वहाँ पे पाई जाती है और ये बोत्सवाना देश में है। पुन्नान बोर्नियो में है। टेडा जनजाति लीबिया में। बेजा मिस्र में। बोरो जनजाति ब्राज़ील में है, ब्राज़ील में ही एक्रा जनजाति भी है। ईरान में लुर जनजाति है। केन्या में मसाई मारा है। सूडान में नुब्रा है। अमेज़न में बोरो जनजाति। पश्चिम अफ्रीका में जुलू फुलानी है। अरब में रुवाला जनजाति। कांगो बेसिन में पिग्मी है। जापान में इनु है। और जो 0 डिग्री यानी कि जहाँ से 0 डिग्री पास होती है उन कंट्रीज़ में बंतू जनजाति है। फिलीपींस में एटास जनजाति है। वेनेजुएला में यनोमनी है और फ्रांस में गोल जनजाति है। नेक्स्ट हम स्थानीय पवनों के बारे में पढ़ेंगे कि किस कंट्री में उस हवा को उसके रीजनल नेम से बुलाया जाता है। तो सिराको जो हवा है पवन, ये सहारा मरुस्थल में बहती है और वहाँ से जितने भी पार्टिकल्स हैं उनको इकट्ठा करके ये इसकी बारिश होती है इटली में। इटली में जब ये बारिश होती है तो एकदम लाल तरीके से होती है, तो इसको ब्लड रेन बोलते हैं इटली में। इसके 3 भाग हैं। इसको खमसिन करके जो बोला जाता है वो मिस्र में कहा जाता है। गिबली नाम इसका लीबिया में है और चिली नाम इसका ट्यूनीशिया में है, यानी ट्यूनीशिया में इसको चिली नाम से बुलाते हैं। आप इसको चिली कंट्री मत समझिएगा। ट्यूनीशिया में इस हवा यानी सिराको हवा को चिली नाम से जानते हैं। सुखोवे रूस और कजाकिस्तान में कहा जाता है। अयाला फ्रांस में कहा जाता है। नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड में कहा जाता है। सामून ईरान में कहा जाता है। शामल इराक में। सिमूम अरब के रेगिस्तान और कुर्दिस्तान में कहा जाता है। चिनूक इसको रॉकी पर्वत वाले देश यानी कि यूएसए और कनाडा में बोला जाता है। फान इसको बोला जाता है आल्प्स पर्वत की श्रृंखला यानी कि स्विट्ज़रलैंड में। ब्रिकफील्डर इसको ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है। ब्लैक रोलर नाम इसका उत्तर अमेरिका में है। कोइम्बैंग इंडोनेशिया में। सेंटा एना कैलिफोर्निया में। बागियो फिलीपींस में। सोलेने साउथ ईस्ट स्पेन में। गारिच ईरान में। ट्रेमोंटेन मध्य यूरोप में कहा जाता है। योमा हवा का नाम जापान में है। टेम्पोरल मध्य अमेरिका में है। हबूब सूडान में कहा जाता है। हरमटन इसका नाम सहारा में है। और जब हरमटन हवा बहती है तो जो मौसम होता है वो बहुत ही ज़्यादा सुहावना हो जाता है, तो इसलिए इसको डॉक्टर विंड बोलते हैं क्योंकि स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी भी होती है हवा। यानी कि कोई किसी तरीके का कोई डस्ट नहीं है, कोई ऐसी बीमारी फैलने की कंडीशन नहीं है, तो ये हवा जब बहती है तो मौसम बहुत ही अच्छा हो जाता है। विलिया वाब इसका नाम होता है अलास्का में। पैम्पेरो अर्जेंटीना में कहते हैं। जोंडा अर्जेंटीना उरुग्वे में बोलते हैं। मिस्ट्रल फ्रांस और स्पेन में बोलते हैं। ब्लिज़र्ड रूस कनाडा और यूएसए में बोलते हैं। लेविश स्पेन में बोलते हैं। सिस्टन ईरान में कहते हैं। काराबुरान नाम इसका तारिन बेसिन में है। पैम्पेरो इसे अर्जेंटीना चिली और उरुग्वे में कहते हैं। लेवांटर इसको स्पेन में कहा जाता है। यहाँ पे हम कुछ बांध के बारे में देखेंगे कि विश्व में कौन कौन से प्रसिद्ध बांध हैं और किस नदी पे हैं। तो सबसे पहले नूरेक बांध बाश्क नदी पर है और ये रूस में है।
कुरोबेगावा बांध जापान में है। करीबा काबोरा बासा बांध जाम्बिया में है और ये जाम्बेजी नदी पर है। अस्वान बांध मिस्र में है, नील नदी पर। वेजोंट बांध इटली में है। हूबर बांध कोलोराडो नदी पर है, यूएसए में। वरागांबा बांध ऑस्ट्रेलिया में है। इतेपू बांध ब्राज़ील और पराग्वे में है। ग्रैंड कुली बांध कोलंबिया में है। यहाँ पे कुछ घास भूमियों के बारे में देखेंगे कि किस कंट्री में वहाँ की घास भूमि को किस नाम से बुलाया जाता है। तो कैंटरबरी कहा जाता है न्यूजीलैंड में। ग्रैंड चैको बोला जाता है अर्जेंटीना और पराग्वे में। सवाना नाम है इसका ब्राज़ील में, पराग्वे में और अफ्रीका में। और सवाना भूमि को ही बड़े शिकारों की भूमि कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े विशालकाय जानवर जैसे हाथी, शेर, ये सब जिराफ वगैरह रहते हैं, तो ये बड़े शिकार है, इसलिए इनको बड़े शिकारों की भूमि कहते हैं। पुस्टाज हंगरी में कहते हैं। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में कहते हैं। वेल्ट्स साउथ अफ्रीका में कहते हैं। पंपास अर्जेंटीना में कहते हैं। लानोस वेनेजुएला में कहते हैं। स्टेपी यूक्रेन और रूस में कहते हैं। कैंपोस ब्राज़ील में कहते हैं। प्रेयरी अमेरिका में कहते हैं। नेक्स्ट है कुछ डेल्टास के बारे में। तो जो बर्ड फुट यानी कि मिसिसिपी मिसौरी नदी है, जो इसका जो डेल्टा बनता है, तो देखेंगे ऐसा लगेगा कि जैसे किसी पंछी का पाद बना है पूरा, कि पूरे बर्ड फुट के हिसाब से पूरा बना रहता है, तो ये बर्ड फुट डेल्टा कहलाता है। और ये मिसिसिपी और मिसौरी नदियाँ बनाती हैं अमेरिका में। चाप के आकार का जो डेल्टा रहता है वो गंगा, ब्रह्मपुत्र और नील नदी बनाती हैं। ज्वार नदमुख बनाती हैं ताप्ती और नर्मदा नदी। और मोरीबंद डेल्टा सुंदरबन का ही एक भाग है। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे, एक मिनट, नेक्स्ट हम इसमें सर्वोच्च शिखर के बारे में देखेंगे कि कौन से देश में किसी पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या है। तो जो एटलस माउंटेन है अफ्रीका में, एटलस माउंटेन में जो हाईएस्ट पीक है वो टॉबकाल है और ये मोरक्को में है। यूराल माउंटेन में जो हाईएस्ट पीक है वो गोरेनेडोराया है, ये रशिया में है। अल्ताई माउंटेन में जो हाईएस्ट पीक है वो गोरा वेलुखा है। रॉकी पर्वत का माउंटेन जो हाईएस्ट पीक है वो एल्बर्ट है। एंडीज पर्वत का हाईएस्ट पीक एकांकागुआ है जो कि अर्जेंटीना में है। और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो ऑस्ट्रेलिया में है उसका जो हाईएस्ट पीक है वो कॉसियोस्को है। अंटार्कटिका में विंसेंट मैसिफ है। आल्प्स पर्वत का जो हाईएस्ट पीक है वो माउंट ब्लैंक है और फ्रांस में। एपिनाइन का कॉनेग्रैंड है इटली में। एल्बुस पर्वत में। देवबंद इसका हाईएस्ट पीक है ईरान में। कॉकेशस पर्वत पे एल्बर्ज पर्वत है रूस में हाईएस्ट पीक। और अल्जीरिया में हॉगर पर्वत है। युगांडा में स्टैनली है। कॉस्केट पर्वत में रेनियर इसका पीक है यूएसए में। अलास्का में जो है वो माउंट मैकिनले की जो हाईएस्ट पीक है। सियरा माद्रे ओरिएंटल में ओरिजावा और मैक्सिको में है। और जो पश्चिमी सियरा माद्रे है उसका पीक नेवाडो डी कोलेमा है। और भारत में ही हम यहीं पे देखेंगे हाईएस्ट पीक क्या है। तो नीलगिरी में दोड्डा बेटा। सतपुड़ा पहाड़ पे चोटी धूपगढ़ है। अरावली में गुरशिखर। और जो साउथ इंडिया में है सबसे हाईएस्ट पीक प्रायद्वीप भारत का वो अनाईमुड़ी है। नागालैंड में सारामती और उत्तराखंड में नंदा देवी। नेक्स्ट हम देख लेंगे यहाँ पे मरुस्थल के बारे में। तो सबसे पहला मरुस्थल है हमारा किजिलकुम। किजिलकुम कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान इन 3 कंट्रीज़ में है। ये पूछा गया था 2023 के या 2022 प्रीलिम्स के पेपर में। काराकुम तुर्कमेनिस्तान और कज़ाकिस्तान में है। लद्दाख का जो मरुस्थल है वो भारत में है और ये काराकोरम और जांस्कर के बीच में है। मोजावे मरुस्थल यूएसए में है।
थार का मरुस्थल भारत और पाकिस्तान के बीच में है। सेंचुरा और सियरा नेवाडा ये यूएसए का मरुस्थल है। सिम्पसन, सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया, गिब्सन, बारबर्टन और ये जितने भी हैं ये ऑस्ट्रेलिया में हैं। एक तनामी करके भी ये डेज़र्ट है वहाँ पे, ये सभी ऑस्ट्रेलिया में हैं। सोनरन डेज़र्ट मैक्सिको और यूएसए में है। गोबी मरुस्थल चीन और मंगोलिया में है। अटाकामा चिली में है। पैटागोनिया अर्जेंटीना में है। दस्ते लूट और दस्ते ए कबीर ये ईरान के मरुस्थल हैं। नामीब मरुस्थल नामीबिया में। टकला मकान चीन में है। और ये कंडीशन लिखी है कि अगर इक्वेटर से आप ऊपर या नीचे 30 डिग्री और 60 डिग्री अक्षांश पे हैं तो वहाँ पे कंडीशन रहेगी कि शुष्क मरुस्थल रहेगा, और अगर 15 से लेकर 30 अक्षांश के बीच में है तो वहाँ पे उष्ण मरुस्थल रहेगा। उसके बाद कालाहारी ये मरुस्थल बोत्सवाना में है, नामीबिया में है और अफ्रीका में है, साउथ अफ्रीका में। हमद, नाफूद और रबल खाली मरुस्थल अरब में है। सहारा मरुस्थल अफ्रीका में है। यहाँ पे एक क्रम है कि कौन सा आइलैंड सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा आइलैंड है ग्रीनलैंड जो कि डेनमार्क के आधिपत्य में है। सेकंड नंबर पे न्यू गिनी, थर्ड नंबर पे बोर्नियो, और बोर्नियो आइलैंड 3 देशों में है, मलेशिया, इंडोनेशिया और ब्रुनेई। फोर्थ नंबर पे आइलैंड है मेडागास्कर। फिफ्थ नंबर पे है बैफिन, उसके बाद सुमात्रा, लास्ट होन्शू, उसके बाद में ग्रेट ब्रिटेन और उसके बाद विक्टोरिया। ये एक क्रम है आइलैंड्स का। आज की वीडियो यहीं पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो कल आपको मिल जाएगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।